हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विजन एएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2026 की, जिसमें टेस्ट नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। इसमें 21 से हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 नंबर 1 से। और अगर यदि आपको इस टेस्ट सीरीज से कुछ हेल्प होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, मैं जो है नेक्स्ट टेस्ट से तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो एक ही वीडियो में अपलोड कर दूँ, और नेक्स्ट टेस्ट से क्या करूँ, 2 दिन में पूरी एक टेस्ट कंप्लीट कर दूं, ठीक है। अभी क्या है, 20-20 क्वेश्चन का इसमें चल रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसको क्या है 2 दिन में इसकी जो है एक टेस्ट कंप्लीट कर दूंगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें 21 नंबर हम लोग देखते हैं। हाल में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको क्या करना है, हमको ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा कौन उत्सर्जन करता है उसके बाद फिर घटते क्रम में करना है। तो कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक प्रक्रिया, ऊर्जा, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है वो ऊर्जा है। जैसे कि विद्युत वगैरह उत्पादन करने में कोयला बहुत मात्रा में जलाया जाता है, तो ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, लगभग 75% के करीब। उसके बाद क्या होता है, कृषि से, फिर औद्योगिक प्रक्रिया से, फिर लास्ट में जो है अपशिष्ट से लगभग 2% कुछ इसे उत्पादित होता है। यानी कि 4 नंबर होना चाहिए, सजाना है। और ही क्रम सबसे ज्यादा 4 होता है, तो 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी और डी में 4 है। उसके बाद क्या है, कृषि 1 है, तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4-1-3-2, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2019 की तुलना में 2020 के दौरान इसमें 7.93% की कमी आई है। क्षेत्रफल उत्सर्जन देखें तो यहाँ पे ऊर्जा जो है 75.66%, कृषि 13.72%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग 8.06%, और अपशिष्ट जो है 2.56% का उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। तो क्या है, संविधान सभा को जो है सभी अंग्रेज के जितने भी कानून बनाए गए थे वो सभी को निरस्त करने का अनुमति था। तो इस प्रकार यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये जो कथन है मतलब ये गलत हो जा रहा है। इस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो है 1947 अधिनियम के द्वारा क्या है, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया था, इसलिए बी नंबर सही हो जाएगा। जबकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा नहीं की। ये गलत है, क्योंकि भारतीय रियासत था उसमें क्या है, उसका जो है प्रभुत्व को समाप्ति कर दिया गया था, यानी कि उसको या तो पाकिस्तान में या भारत में समाहित होने या स्वतंत्र रूप से रहने के लिए उसको छूट दिया गया था। इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी। तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि उसको स्वतंत्र रहने का भी अनुमति दिया गया है, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चुने, ये दोनों में से किसी एक को चुने या स्वतंत्र रह सकते हैं, इस प्रकार था। तो इसमें से क्या हो गया, बी नंबर इसका सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बी। संविधान सभा के भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय देशी रियासतों पर से ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति की घोषणा की तथा देशी रियासतों को 2 स्वतंत्र राज्यों पाकिस्तान या भारत में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। उपयुक्त मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्तियों की संरक्षण प्रदान करते हैं? तो मूल अधिकार क्या है, राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध सभी मूल अधिकार क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ मूल अधिकार जो रहते हैं जो व्यक्तिगत, ठीक है, संरक्षण भी प्रदान करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15(2), ठीक है। अनुच्छेद 17 भी क्या है, अस्पृश्यता है, यानी कि छुआछूत की समाप्ति, यानी कि सार्वजनिक जो दुकान है, कुआं है, वहां से पानी लाने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यक्तिगत व्यक्तिगत संरक्षण भी प्राप्त है आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 23 से क्या है कि बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या है, किसी से भी बलात् श्रम नहीं करा सकते। तो इस प्रकार ये भी क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
किसी भी काम में नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार ये भी क्या है, व्यक्तिगत संरक्षण प्रदान करता है। तो तीनों क्या है, व्यक्तिगत संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें बोला है केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध, इसलिए तीनों के तीनों गलत हो जा रहा है। ठीक है, राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध तो है ही, साथ ही क्या है, ये व्यक्तिगत कार्रवाइयों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। ठीक है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत सभी मूल अधिकार राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं, हालांकि कुछ मूल अधिकार निजी व्यक्तियों की कार्रवाइयों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, जैसे अनुच्छेद 15(2). ठीक है, नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्तों के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 जो है, या 14 वर्ष से कम आयु की किसी बालक को किसी कारखाने या खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन जैसे कि निर्माण कार्य या रेलवे में काम करने के लिए नियोजन पर प्रतिबंध लगाते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। अब देखते हैं 24 नंबर। प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी पर पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार की। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, तो ये गलत है, ये जो है भारत में यूपी से होता है। ठीक है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती तट पर स्थित है, तो ये सही है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन से या से सही है, तो केवल क्या है, दो सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी। प्रादेशिक सेना द्वारा गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक नया टास्क फोर्स गठित किया गया है। गंगा टास्क फोर्स नामक यह फोर्स प्रदूषण की निगरानी, नदी तटों और घाटों पर गश्त लगाने, जन जागरूकता अभियान के संचालन तथा नदी तट के स्थिरीकरण जैसे उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी। गोमती नदी के बारे में, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास स्थित गोमतकल से होता है। ज्ञातव्य है कि इस ताल को पहले फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत हो गया। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। 25 नंबर देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था, सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जैसे भारत के लेते हैं तो ये क्या होता है, जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी क्या होता है, सामूहिक रूप से संसद को जवाबदेही होते हैं। शक्ति का पूर्णतः पृथककरण, शक्ति का पूर्णतः पृथककरण नहीं होता है। जैसे भारत में ही देखें तो इसमें क्या होता है, जो मंत्री होता है वो संसद से ही होता है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका एक ही होते हैं, इसलिए इसमें पूर्णतः पृथककरण नहीं होता। पृथककरण होता है लेकिन पूर्णतः नहीं है। विधायिका को भंग करने के संबंधी कार्यपालिका अधिकार, तो ये सही है, विधायिका को भंग करने संबंधी कार्य। जैसे राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका है, वो विधायिका को भंग कर सकता है यदि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के परामर्श पर। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा ऐसे सही है, 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका जैसे कि भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यदि विधायिका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, इसलिए कथन क्या है सही। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं होता है। मंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा होते हैं, इसलिए कथन को सही नहीं है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को विधेयक जैसे भारत की लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने का अधिकार होता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के प्रमुख जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। तो कथन 3 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 26। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया सोप स्टोन के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के खड़िया के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में है, तो ये सही है। राजस्थान में लगभग कितना है, 56% है, तो इस प्रकार ये सही है। खड़िया एक पैंतरिक चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित है, तो ये भी सही है। खड़िया क्या है, एक पैंतरिक या रूपांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से टैल्क खनिज में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार ये भी दोनों
कौन सा ये से सही है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खड़िया सोकेस्टोन के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। खड़िया के बारे में, इसे एस्टेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह रूपांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित है, इसलिए कथन दो सही है। यह सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। स्रोत खान के आधार पर इसमें अन्य खनिजों जैसे अभ्रक, क्लोराइड, एम्फीबॉल्स, क्वार्ट्ज आदि की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। स्वरूप में ग्रे, नीला, हरा या भूरा रंग का होता है। गुण, यह अपेक्षाकृत नरम, बहुत सघन और अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होती है। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संसद सदस्य को प्रदत्त सभी उन्मत्तियां और विशेष अधिकार प्राप्त है। इसे क्या है, जो महान्यायवादी है उसे संसद के सभी जो प्रदत्त और उन्मुक्तियां प्राप्त है, ये संसद की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन बस मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत का महान्यायवादी संघ की खोज करने का एक अंग है। तो ये क्या है, संसद में भाग ले सकता है, इसलिए क्या है, एक कार्य करने के अंग है, ठीक है, महान्यायाधीश संघ के कार्य करने के एक अंग है, तो ये भी सही है। उसके बाद 3 नंबर, लोकसभा भंग होने पर यह स्वतः ही त्यागपत्र दे देता है। ये स्वतः ही त्यागपत्र नहीं दे देता है, ठीक है, ये अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा भंग हो जाए फिर भी ये अपने पद पर बना रहता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति उसको ना हटा दे या स्वयं ये त्यागपत्र ना दे, तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। उपयुक्त में से कौन सा ये सही है, तो 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को संसद सदस्य को प्रदान किए गए सभी विशेष अधिकारों में प्राप्त है। उदाहरण के लिए महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, जिसमें बहस और चर्चाएं भी शामिल है, हालांकि वह उनमें मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है और वह संघ के कार्य करने का एक अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा भंग होने के बाद महान्यायवादी स्वतः त्यागपत्र नहीं देता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसकी पद मुक्ति अथवा त्याग पत्र का संबंध लोकसभा के विघटन से नहीं होता है, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नहीं है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या करता है, ये जो है भ्रष्टाचार, ठीक है, या रिश्वतखोरी का जांच करता है ये, और ये जो है केंद्र सरकार, जैसे केंद्र जितने मंत्री हैं मंत्रियों के, ठीक है, प्रधानमंत्री के, और उसके बाद केंद्र सरकार के जितने भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, ठीक है, ए बी सी डी, ये जो नौकरियां है इसका भी ये जांच करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामले की जांच करता है, तो इसलिए ये सही है। बम विस्फोटक, विमान और जहाज की हाईजैकिंग, परमाणु प्रतिष्ठान पर हमले तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवाद हमलों की जांच करना, ये इसका जांच नहीं करता, ये कौन करता है, NIS, ठीक है, ये जांच करता है। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच, तो ये इसकी जांच करती है। अपराध के आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचना का प्रसार भी करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है पूछा गया था, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। बाद में इसे एक संलग्न कार्यालय का दर्जा प्रदान करते हुए कार्मिक मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। 1941 में स्थापित स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि निगरानी के मामले देखता था, का भी CBI में विलय कर दिया। CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है, इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 से प्राप्त है। CBI के कार्य यहाँ पे देख सकते हैं, इसका क्या क्या कार्य है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है, तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी करता है सकता है। तो अगर यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति का जो गिरफ्तारी का तरीका या आधार
वैध नहीं है तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश एवं निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय विभिन्न विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें रीट के रूप में जाना जाता है। तो न्यायालय जो है विभिन्न विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, उससे हम रीट के रूप में जानते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अर्थ है कि उच्चतर न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है। उच्चतर न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाए। यदि गिरफ्तार का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने के आदेश देते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके जो गिरफ्तार करने का तरीका या आधार सही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है, न्यायालय जो है उसको रिहा करने के आदेश देता है। इसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट। उसके बाद परम आदेश। परम आदेश क्या होता है? जब उच्च न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी अपने विधित दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो अगर यदि कोई विशेष अधिकारी है, वो जो है अपने विधिक पद, जिस पद के लिए उसको अधिकारी बनाया गया है, उसका जो दायित्व अच्छा से उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो अदालत क्या करता है, उसको उस पद से, ठीक है, अच्छा से करने के लिए रिट जारी करता है, ठीक है। रिट तब जारी करता है जब क्या होता है, उस पद का अच्छा से निर्वहन नहीं करता है और उससे क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो है अधिकार का उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति का जो मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो परमादेश का रिट जारी करता है। उसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्याय क्षेत्र अधिकार से बाहर के मामले पर विचार किया है। अगर यदि मान लीजिए कोई जिला न्यायालय है, उसका जितना क्षेत्र अधिकार है उसके अंडर का है, वो क्या कर सकता है, मामले का पर विचार कर सकता है। लेकिन वो क्या है, उसका क्षेत्र से बाहर के मामले में विचार दिया है, तो उस मामले में क्या है, उच्चतम न्यायालय जो है प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। उसके बाद अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? अगर यदि कोई व्यक्ति जो है किसी पद पर आसीन है, लेकिन वह उस पद को धारण करने के लिए, किसी व्यक्ति को जिस पद के लिए बैठाया गया है, वह क्या है, उस पद को धारण करने का अधिकार नहीं रखता, ठीक है, तब क्या करता है, जो उच्चतम न्यायालय है वो अधिकार परीक्षा जारी करता है और साथ ही क्या होता है, उस व्यक्ति को पद अधिकारी के रूप में कार्य करने से रोकता है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? इस रीट के तहत उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या किसी अन्य निकाय को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च निकाय या न्यायालय को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। तो उत्प्रेषण क्या है? अगर यदि किसी न्यायालय में, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें जो लंबित पड़ा हुआ निकाय है, ठीक है, उसको लंबित मामले जो है जिसका जांच अभी तक नहीं हुआ है या उसका जो उसमें विचार नहीं हो पाया है, तो उसको क्या करता है, उच्चतम न्यायालय में उसको हस्तांतरित करने का आदेश देता है। तो ये हम लोग देख लिए। अब 30 नंबर देखते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त के अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित जो समिति होगी, चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में। प्रधानमंत्री भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक विख्यात विधिवक्ता। तो ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पे गठित होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सभी होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल नामक संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे। 50% क्या होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होंगे। लोकपाल नामक संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। तो इसके जो सदस्यों का चयन क्या किया जाता है, एक चयन समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है सदस्य कौन कौन होते हैं। सदस्य जो होते हैं 50% न्यायिक सदस्य होते हैं,
लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होते हैं। और इसका जो चयन समिति होती है, इन सदस्यों को चयन करने वाले जो समिति होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें होता है प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होता है। और चयन समिति के प्रथम 4 सदस्य, यानी कि ये जो चारों है, इस चारों सदस्यों की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वसम्मति से नामित एक विख्यात विधिवेता होता है। आगे बढ़ते हम लोग 31 देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है। अगर यदि बेनिफिट मिल रहा है तो इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों या भाई बहनों पे शेयर कीजिए। और किस प्रकार से इससे आप लोगों को लग रहा है वो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। चलिए देखते हैं 31। भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन वो 1909 अधिनियम में किया गया था, इसलिए ये कथन नंबर 1 जो है गलत हो जा रहा है। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। कुछ प्रांतों में नहीं बल्कि सभी प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था, इसलिए ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है? कौन सा सही है बोलता है तो इसमें से क्या है, दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका कथन क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विधान परिषद 2 सदन वाले द्विसदनीय विधायिका से स्थित कर दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरुआत 1909 के अधिनियम में की गई थी। बाकी 32 देखते हैं। अधिकारी सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? यूएनसीब, ठीक है, यूएनसीबीडी, यूएनसीब का गठन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया, तो ये सही है। यूएनसीब में 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है, ये भी सही। भारत यूएनसीब का सदस्य नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। भारत जो है हाल ही में क्या है, यूएनसीब सदस्य में शामिल हुआ है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो रहा है। यूएनसीब का वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हालिया संदर्भ भारत हाल ही में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति यूएनसीब में शामिल हो गया है, इसलिए कथन सी क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग 33। हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये सही है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इंद्रावती नदी इस बाघ अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पे इंद्रावती नदी नहीं, यहाँ पे जो है गंगा और नर्मदा नदी इस अभयारण्य से होकर प्रवाहित होते हैं, इसलिए 2 गलत हो गया। ठीक है, तो इस अभयारण्य से, ठीक है, कौन से वीरंगना अभयारण्य से गंगा और नर्मदा नदी प्रवाहित होते हैं, इसलिए कथन नंबर 2 गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, तो केवल और केवल 1, इसलिए इसका सही आंसर ए। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के वन अधिकार अधिनियम FR 2006 के तहत निर्धारित वन अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया है। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में विस्तारित है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरंगना दुर्गावती अभयारण्य के क्षेत्र शामिल है। नौरादेही एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र है जिसमें भारत की 2 प्रमुख नदी घाटियां अर्थात गंगा और नर्मदा शामिल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। 34 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा लुंगा पार गिबन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो हुलंगा पार गिबन वन्यजीव जो है ये असम में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, असम। यहाँ पे उसके बारे में और कुछ दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका जो व्याख्या यहाँ पे है। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है भारत में लोकपाल के क्षेत्र अधिकार में आती है? तो अभी थोड़ा देर पहले लोकपाल और लोकायुक्त हम लोग देख चुके हैं, तो उससे से रिलेटेड है। इसमें मंत्री तो आते हैं, प्रधानमंत्री मंत्री देखे थे, लेकिन संसद इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित मामले, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, सभी
सरकारी प्राप्त संस्थान नहीं आता है, ठीक है। विदेशी अंशदान ये भी नहीं आते, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के तहत धन प्राप्त करने वाले सभी संस्थाएं इसमें भी नहीं आते। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से तीनों गलत है, तो कोई नहीं होगा, ठीक है। डी नंबर, लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। ऑम्बुड्समैन के रूप में कार्य करता है और कुछ लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करता है। इसके क्षेत्र अधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य समूह ए, बी, सी और डी के अधिकार तथा केंद्र सरकार के अधिकारी आते हैं। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि लोकपाल का क्षेत्राधिकार मंत्रियों तक विस्तृत है, लेकिन यह संसद में मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्य या मत के मामले में जांच नहीं करता है। तो ये क्या है, संसद और मंत्रियों, ठीक है, मंत्री और संसद सदस्य द्वारा दिए गए जो वक्तव्य और मत होता है उस मामले में जांच नहीं करते, इसलिए कथन एक गलत है। कथन दो भी क्या है, सही नहीं है। यह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, यद्यपि सरकार द्वारा पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था है लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती है। तो पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आता है। विकल्प 3 भी सही नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का अनुसार संस्था है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी संस्था नहीं, जो विदेशी अंशदान विनियम अधिनियमित के तहत विदेशी स्रोतों से प्रति 10 लाख रुपये से अधिक धन प्राप्त करती है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। आप देखते हैं हम लोग 36, वित्तीय आपात की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात, ठीक है, केंद्रों को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रित प्राप्त हो जाता है। तो जब वित्तीय आपात की घोषणा होती है तो इसमें क्या होता है, केंद्र जो है राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रित करता है, इसलिए ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो ये भी सही है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक क्या है, विधेयक जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं। तो वित्तीय आपात की स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती, साथ ही जो है केंद्र के जितने भी सेवा देने वाले जो अधिकारी है उनका भी वेतन में कटौती का निर्देश दे सकते हैं, इसलिए ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है, तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तीनों, ठीक है, सभी। यहाँ पे देख सकते हैं 36 का सी नंबर। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय अस्थिरता का प्रत्यय संकट में है। वित्तीय आपात पूर्व घोषणा के परिणाम, यहाँ पे देख सकते हैं इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांत के पालन का निर्देश देना जिनको निर्देशित में निर्दिष्ट किया गया हो। किसी भी राज्य ऐसे अन्य निर्देश देना जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए आवश्यक और पर्याप्त समझे। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। केंद्र की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पे क्या है, इसका जो है भत्तों में कटौती के लिए निर्देश दे सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार वित्तीय आपात के दौरान केंद्र को राज्य के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रित प्राप्त होता है, इसलिए कथन 1 भी सही है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 जो है संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है। तो संविधानवाद संविधान के अंदर में ही रह के क्या कर सकता है, आदमी कार्य कर सकता है, इसलिए संविधानवाद जो है सीमित सरकार घोषित होता है, सरकार को निरंकुश होने नहीं देता है, सरकार को असीमित शक्ति नहीं प्रदान करते, इसलिए कथन 1 सही है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं, तो ये गलत है, ये जो है संविधानवाद को लागू नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो इसमें जो है 1 सही है और 2 सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, ठीक है।
संविधान में सीमित सरकार से संबंधित अवधारणा। इसका तात्पर्य है कि सरकार को दी गई शक्तियां असीमित नहीं है बल्कि सीमित होगी। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करते हैं। कथन एक इसलिए सही है, यद्यपि राजनीति के निदेशक को तो सरकार पर प्रतिबंध सीमाएं नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है और ये किसी देश के शासन के लिए मूलभूत तत्व है, इसलिए कथन तो गलत हो जा रहा है। अपडेट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक जारी किया है? तो जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक विश्व आर्थिक मंच ने किया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक मंच ने, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके द्वारा और भी जो जारी किए गए यहाँ पे अन्य रिपोर्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यात्रा और पर्यटन प्रत्यास्थात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक प्रत्यास्थात्मक रिपोर्ट, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है, ये सही है। मूल अधिकार जो है सभी राज्य की मनमानी कार्यों के, ठीक है, कार्रवाइयों के विरुद्ध क्या उपलब्ध है? संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो मूल अधिकार पर संसद जो है साधारण अधिनियम द्वारा प्रतिबंध नहीं लगा सकती, इसमें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगा सकती है और उसमें भी मूल ढांचा को बिना परिवर्तित किए, इसलिए ये गलत हो गया। राज्य की नीति के निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करता है, तो ये गलत है, सीमित करता है, ठीक है। कुछ मामलों में क्या है, ये सीमित करता है, जैसे कि 31 गा, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कितने सही है? तो केवल एक सही है। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान में उपबंधित मूल अधिकारों के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ये अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या इनका निरसन कर सकती है, लेकिन इसे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया जा सकता है, न कि किसी साधारण अधिनियम द्वारा। इसके अलावा यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। ये सभी अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है, इनमें कुछ निजी व्यक्तियों की कार्रवाइयों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। तो कथन एक सही है। कथन 3 के लिए देखते हैं, इनके कार्य क्षेत्र का दायरा अनुच्छेद 31 का संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यीकरण जैसे कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याप्ति है, इसलिए ये क्या है, गलत हो रहा है, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं और आज की ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को इस जो है टेस्ट सीरीज से कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, हेल्प हो रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होगा, इसका जो है 2 पार्ट में ही, ठीक है, या तो 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में क्या करूंगा, इसकी एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दूंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियम को बात जोड़ी गई है, तो ये सही है। संविधान की उद्देशिका जो है संविधान अधिनियम को बात जोड़ी गई है। उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान में समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। उपयुक्त कथनों से निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है 1 का सही व्याख्या करता है, इसलिए नंबर ए ही इसका सही होगी। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इसे संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। उद्देशिका को अपनाने के बाद यह संविधान का हिस्सा बन गई, इसलिए उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय की वर्तमान राय संविधान निर्माताओं की राय के अनुरूप संविधान सभा द्वारा संविधान के शेष हिस्सों को अधिनियमित किए जाने के बाद ही उद्देशिका को अधिनियमित किया गया था। उद्देशिका को अंत में अधिनियमित करने का कारण यह सुनिश्चित करना था कि यह संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान के समरूप हो। इसके कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 2 एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा कि इससे आपको जो है कुछ हेल्प हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।